हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और स्कूल भी आप रेगुलरली जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो आज हम आपकी इस बुक से चैप्टर 5 जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम शुरू करने वाले हैं। तो ये आपका जो बायोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें उसका फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि ये टॉपिक है, हमारे चैप्टर का नाम है, इसी से हमें ये पता चलता है कि जो मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये है मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि लाइफ जब शुरू हुई थी तो लाइफ का मतलब क्या है, कैसे एक क्या वो चीज़ है जिसके कारण लाइफ पॉसिबल है, राइट। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलते हैं, इवोल्यूशन के टाइम के बारे में सोचते हैं, तब हमको ये पता चलेगा कि जब अर्थ जब कूल डाउन होना शुरू हुई थी तो जो लाइफ है, मतलब जो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस थे वो पानी में जब वो इकट्ठे होने शुरू हुए थे तब अमीनो एसिड्स बने थे और उससे एक बंडल ऑफ लाइफ बोल सकते हैं इसको, एक बंडल ऑफ सेल, एक बंडल ऑफ अमीनो एसिड्स का एक ग्रुप बना था और फिर उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए थे और वो एक्टिव हो गया था। तो ये लाइफ जो है बेसिकली पानी में स्टार्ट हुई थी और ये जो चीज़ थी उसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इसको बोल सकते हैं और वो एक सेल था। तो सेल जो है, वर्ड सेल है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने होते हैं वो सब सेल्स के बने हुए होते हैं। जैसे आप इमेजिन करो, एक बिल्डिंग बन रही है, एक वॉल बनाने के लिए बेसिक यूनिट क्या होती है, ब्रिक, राइट। सो ब्रिक इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल। एक दीवार बनाने के लिए हम ईंटों को प्लेस करते हैं, सीमेंट से जोड़ते हैं, तब जाके एक वॉल खड़ी होती है, राइट। ऐसे ही अगर हम एक सेंटेंस, अगर आप ये सेंटेंस को पढ़ो, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, राइट। तो व्हाट ये एक वर्ड है, तो इसमें ये लेटर W लेटर है, H लेटर है, A T, तो लेटर जुड़ के एक वर्ड बनता है। वर्ड्स को हम साथ रखेंगे तो एक सेंटेंस बनेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हुआ इस लैंग्वेज का, इस ये जो सेंटेंस है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ लेटर, राइट। तो एक लेटर जुड़ के एक वर्ड बनता है, एक ब्रिक जुड़ के एक वॉल कंस्ट्रक्ट होती है और इस तरह से वॉल बना के और फिर इस तरह से हम एक बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो सेम वे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। तो सेल, हम इसको आसानी से हम एक उसमें देख सकते हैं, अनियन पील, हमारे घर में जो अनियंस होते हैं हम उसका एक पतला सा एक छिलका निकालेंगे, छिलके के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है पतली सी, उसको एपिडर्मिस, जैसे हम फोर्सेप्स से भी हम उसको खींच के अलग कर सकते हैं। तो उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, आप अपने स्कूल में जो लैब में माइक्रोस्कोप रहता है उसमें भी आप उसको देख सकते हो, तो उसमें हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। तो ये सेल्स होते हैं। सेल्स को पढ़ने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है क्योंकि सेल्स जो होते हैं ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और हम अपनी नेकेड आइज से इनको नहीं देख सकते। तो सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है ये साइंस लेबोरेटरीज़ में हमेशा ये रखा रहता है। इसमें हम अपने स्कूल में जब हम लैब्स में जाते हैं तो किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए सेल्स वगैरह, जैसे इस लेवल के हम जो देखते हैं, ऑफ कोर्स आउटलाइन दिखेगी और स्टेन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस का एक डॉट दिखेगा, उतना क्लियर नहीं दिखता है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही आ सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसे बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये बड़े बड़े जो रिसर्च लेबोरेटरीज होती है वहाँ पे रखे जाते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हम लोगों के लिए जो होता है लैब, स्कूल के लेबोरेटरीज में ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखेगा, राइट। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें एक बार हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम सेल की तरफ चलेंगे कि सेल किसने डिस्कवर किया था और कैसे फिर ये स्टडी हुआ।
ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये इसका एक स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ पे ये आई पीस होता है, यहाँ पे लेंस लगा रहता है, हमें यहाँ से देखना पड़ता है। और यहाँ पे ये दो एडजस्टमेंट के नॉब्स होते हैं, एक होता है कोर्स एडजस्टमेंट, एक होता है फाइन एडजस्टमेंट। यहाँ पे इसकी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बॉडी ट्यूब बोलते हैं। और ये लेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं। तो हम फाइन एडजस्टमेंट, कोर्स एडजस्टमेंट से हम इसको अप डाउन कर सकते हैं इस ट्यूब को। और फाइन एडजस्टमेंट है। और ये जैसे अगर हमें इससे देखना है या इससे देखना है तो इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस को अपने मटेरियल के ऊपर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेज होता है, ये वाला एक स्टेज होता है और इसके ऊपर दो क्लिप्स लगी हुई रहती हैं। और ये एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड का मतलब एक ग्लास की एक स्लाइड होती है। इस तरह से एक सिंपल सी एक ग्लास की स्लाइड होती है। हमें इसके ऊपर सपोज हमने एक पानी का ड्रॉप रखा है, यहाँ पे हमने पानी का ड्रॉप रख दिया। या फिर अगर हम अनियन पील को स्टडी कर रहे हैं तो अनियन पील का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ रख दिया। उसके ऊपर हमें वो स्टेन भी थोड़ा डालना पड़ता है, नहीं तो जो न्यूक्लियस वो स्टेन ले लेता है। नहीं, अगर स्टेन नहीं डालेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, उसकी आउटलाइंस ही दिखती हैं सेल की वैसे भी। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हम ग्लिसरीन का एक ड्रॉप डालेंगे और एक कवर स्लिप होती है, उसको हमें स्लाइड करनी होती है। ऐसे एक कांच की ट्रांसपेरेंट कवर स्लिप होती है, उसको धीरे से इसके ऊपर स्लाइड कर देते हैं। फिर ये जो ग्लास की स्लाइड होती है इसको हमें यहाँ रखना होता है और इसके ऊपर हमको ऑब्जेक्टिव लेंस को फोकस करना होता है और यहाँ से हम देख सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ एक नीचे की तरफ एक मिरर होता है और मिरर का क्या यूज़ है, वो है कि हम मिरर को भी एडजस्ट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ से जो लाइट आती है, नेचुरल लाइट या फिर तो जो लाइट आती है वो मिरर पे पड़ के और रिफ्लेक्ट होती है ऊपर की तरफ। और यहाँ पे जब हम ये स्लाइड रखते हैं इसके नीचे एक होल रहता है, उसके थ्रू ये लाइट ऊपर जाती है, राइट। तो ये एडजस्टेबल मिरर होता है और ये इसका माइक्रोस्कोप का बेस है। सो हम यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम इसमें देखते हैं, इसके ऊपर अपनी आँख रख के हम यहाँ से देखेंगे और हमें फिर ये दिखेगा स्ट्रक्चर। तो अनियन पील इस तरह से दिखता है, न्यूक्लियस ये सब स्टेन ले लेते हैं और फिर ये सेल्यूलर, ये एक रफ टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। डिटेल्ड जो सेल्स की स्टडी होती है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से की जाती है। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी टेल यू अबाउट हु डिस्कवर्ड सेल। सेल जो है, ओके, आई जस्ट प्रिपेयर्ड अ माइंड मैप फॉर यू ऑल। इस तरह से माइंड मैप बना के हम पढ़ते हैं तो बहुत आसानी होती है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि जैसे हमने बोला कि इवोल्यूशन के टाइम पे पानी में लाइफ जनरेट हुई थी, लाइफ सबसे पहले पानी में बनी थी, जो वो सेल बना था। तो एक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो अपने अपने फंक्शंस करते हैं और एक सेल के ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं, अभी भी पाए जाते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरियाज होते हैं, ये सब सारे ये यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं आराम से, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ अबाउट द डिस्कवरी, किसने सेल्स को डिस्कवर किया और कैसे हमने इन सब के बारे में कैसे जाना। सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना चाहिए। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल 1665 में। और उन्होंने क्या किया था, ही हैड ऑब्जर्व्ड टाइनी कंपार्टमेंट्स इन अ कॉर्क स्लाइस अंडर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप एंड नेम्ड देम सेल्स। तो एक्चुअली उन्होंने डेड सेल्स जो थे वो देखे थे। सो दीज कॉर्क, ये जो कॉर्क की जो स्लाइस देखी थी ये डेड हैं, राइट। सो दीज आर द डेड सेल्स। कॉर्क की एक स्ट्रिप उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा था और उसमें
उनको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखे थे, ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखे थे, और उन्होंने इसको सेल का नाम दिया। सेल का मतलब जैसे उनके टाइम पे जो मॉन्क्स वगैरह जिन छोटे छोटे रूम्स में रहा करते थे उनको सेल्यूला बोलते थे, तो सेल्स, उससे सेल नाम आया। तो कॉर्क स्लाइज उन्होंने देखी थी तो सबसे पहले सेल का नाम दिया। उसके बाद में 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने थोड़ा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया और उस पर उन्होंने पॉन्ड का जो वाटर था उसको ऑब्जर्व किया। तो उस पॉन्ड वाटर में उन्हें कुछ फ्री लिविंग सेल्स दिखे, मूव करते हुए दिखे। कोई भी लिविंग सेल्स, लिविंग, अब हमने पढ़ा है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या क्या अंतर होता है। जो लिविंग सेल्स होते हैं वो उन्होंने देखे और बोला कि ये लिविंग है, पॉन्ड वाटर में सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, और तो उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके बाद में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए, वो भी साइंटिस्ट थे, और उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया। सो ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। देन परकिंजी ने 1839 में ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं सस्पेंडेड। उसके अलावा एक प्रोटोप्लाज्म जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है। तो सबसे पहले परकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म को बताया था, कॉइन किया था। फिर 1838 में, 1839 में और 1855 में, क्योंकि ये सब साइंटिस्ट थे, ये सब तब रिसर्च भी काफ़ी, रिसर्च जैसे साइंटिस्ट हमेशा करते ही रहते हैं, तो तब ये सेल जब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था उसके बाद से फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल मतलब डिस्कवर किया था। उसके बाद थोड़ा गैप आया और फिर ये रिसर्च चल ही रहा था, तो सेल्स पे लोग काम कर ही रहे थे। तो श्लीडन एंड श्वेन नाम के साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने स्टडी की सेल पे और एक सेल थ्योरी प्रपोज की। सेल थ्योरी मतलब जैसे जो श्लीडन थे उन्होंने देखा और उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया, स्पेशली प्लांट्स को, और फिर उन्होंने कहा कि ये चीज़ बोली कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं। इसी तरह से श्वेन जो थे वो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये कहा कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं और सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। फिर इसके बाद में रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में उन्होंने कहा कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो सेल होता है, सेल का डिवीजन होगा और डिवीजन के बाद में ही जो नए सेल्स हैं वो बनेंगे। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल्स, उनके ही डिवीजन से न्यू सेल्स बनते हैं। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेल थ्योरी के ये 3 पॉइंट्स हैं। सेल थ्योरी के ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है। फर्स्ट है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेकेंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड थर्ड द न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट। सो ये सेल की डिस्कवरी के बारे में, तो ये हमने ये जो है मोर टू नो, यहाँ से ये माइंड मैप बनाया है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, सो दैट ये जो जितने ये बॉक्सेस वाले जो इन्फॉर्मेशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपका जो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, जब आप कुछ चैप्टर नया पढ़ रहे हो, सो मोस्टली व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे जस्ट टेंड टू स्किप दीज थिंग्स। तो इनको स्किप नहीं करना है, कुछ भी चीज़ों को छोड़ना नहीं है आपको, और इस तरह से, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और 9th और 10th का जो आपकी प्रिपरेशन होगी आगे जाके आपको काम में आएगी। जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम मिस आउट करते हैं, इनको मिस आउट नहीं करना है, राइट। और इसीलिए ये माइंड मैप आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है बेस्ड ऑन दिस ओनली। सो सब कुछ आपके जो टेक्स्ट है उसी से ही है, बाहर से कुछ भी नहीं है, सो दैट जो सिलेबस है हम उसी को फॉलो करें, राइट। सो ये तो था कि
कि इंट्रोडक्शन पार्ट था आज कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और सेल यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। और सेल्स के जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। जैसे ये ह्यूमन बींग्स में ही इतने तरह के सेल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स हैं, अपने इसमें टिश्यूज़ में भी आपने पढ़ा होगा पहले कि हमारी बॉडी में कितने तरह के सेल्स होते हैं, ये मसल सेल्स हैं। फिर ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। और ये एक नर्व सेल होता है जो बहुत ये सबसे बड़ा सेल होता है बॉडी का, नर्व सेल। देन फैट सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, ये स्पर्म है, ये ओवम है। सो ह्यूमन बॉडी में ये इतने डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, राइट। सो आज के लिए इतना ही है और कल हम इसके जो सेल के कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। सो प्लीज़ गो थ्रू दीज। ये आप इतना पेज नंबर 50 तक को इसको एक बार पढ़ें और रिवाइज करें और इस तरह से माइंड मैप बनाने की कोशिश करें। सो लेट्स मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन टुमारो। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe my channel so that you all will keep motivating me to make more nice, more educative videos. Bye children.